नमस्कार। एक बार फिर से पवन की इतिहास की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आजकल 13वां अध्याय जो है वो चल रहा है और जो संबंधित है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में। आज भाग 6 में हम 3 महत्वपूर्ण विषयों के बारे में चर्चा करेंगे और ये विषय रहेंगे। पहला, नेहरू रिपोर्ट। ये रिपोर्ट क्या थी? नेहरू रिपोर्ट नाम क्यों पड़ा इसका नेहरू रिपोर्ट, और क्या ये अपने उद्देश्यों में पाने में सफल रही, उसके बारे में जानेंगे। दूसरा है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ये कब हुआ और इस अधिवेशन में क्या इंपॉर्टेंट बातें जो है रखी गई थी जिसके लिए इसको जाना जाता है। और कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले भी आंदोलन चले थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार से डिफरेंट था, कब ये चला और क्या ये भी उद्देश्यों में पाने में सफल रहा। इस 3 महत्वपूर्ण विषयों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं हम नेहरू रिपोर्ट से। नेहरू रिपोर्ट 1927 ईस्वी में ब्रिटेन पार्लियामेंट में जो भारत मंत्री बैठते, भारत मंत्री का नाम था उसमें बर्कनहेड, लॉर्ड बर्कनहेड उसमें भारत मंत्री थे जो ब्रिटिश संसद में बैठते थे। देखिए कब से बैठे थे, 1858 ईस्वी से 57 के विद्रोह के पश्चात सीधा ही पार्लियामेंट से जो भारत का शासन चलने लगा तब से लोग भारत मंत्री जो नियुक्त किए गए। तो बर्कनहेड उस समय भारत मंत्री थे। उन्होंने देखी बड़ी चालाकी खेली भारतीयों के साथ, क्योंकि उस समय लगातार आंदोलन हो रहे थे आज़ादी के लिए। इसलिए उनको भटकाने के लिए उन्होंने क्या कहा कि ठीक है हम आपको दे देंगे भाई, आज़ादी देंगे, लेकिन पहले अपने लिए संविधान निर्माण की तैयारी करो, बनाओ, और ऐसा संविधान जो सभी को स्वीकार्य हो, सभी। क्योंकि ये चुनौती थी। देखिए उनको पता था कि ये आपस में लड़ने वाले व्यक्ति हैं। इतिहास बताता है कि विभिन्न धर्मों के लोग हैं, विभिन्न जातियों के लोग हैं, तो एक सामंजस्य नहीं बनेगा, और सामंजस्य नहीं बनेगा संविधान नहीं बनेगा, और संविधान नहीं बनेगा तो हम कहेंगे भाई संविधान तो बना नहीं आपका। लेकिन भारतीय उस समय के राजनीति के या राजनेता थे, उन्होंने इसे चुनौती समझा और इसको स्वीकार भी किया और एक तरह से प्रयास। देखिए 1927 ईस्वी में दिया गया, लेकिन ये चुनौती को स्वीकार किया गया कब, 28 फरवरी 1928 ईस्वी को, लगभग 1 वर्ष के पश्चात जो है एक कोशिश की गई, सर्वदलीय सम्मेलन जो है वो बुलाया गया, जिसमें सभी दल, लगभग उस समय थे 29 दल, याद रखने वाली बात है, 29 दलों को बुलाया गया और ये दिल्ली में बैठे। और वहाँ पर इन सभी दलों ने मोतीलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू जो कांग्रेस के जो है वरिष्ठ नेता थे, उनको जो है नेतृत्व दिया, उनको सबसे आगे किया। और उनके लिए जो है 9 व्यक्तियों की एक कमेटी भी बनाई गई जो प्रारूप, संविधान का प्रारूप जो है तैयार करेंगी, ये जिम्मेदारी उनको दी गई संविधान बनाने के लिए। और इसी कमेटी ने, पंडित मोतीलाल नेहरू की कमेटी ने ही 10 अगस्त 1928 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट जो है पेश की, और इसे ही कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट। याद रखना, मोतीलाल नेहरू द्वारा जो दी गई 10 अगस्त 1928 को पेश की गई, उसे कहा गया नेहरू रिपोर्ट के नाम से ये प्रसिद्ध हुई। फिर आता है इसके बिंदु क्या थे, इंपॉर्टेंट क्या बातें कही गई थी इसमें। पहला कि भारत को पूर्ण औपनिवेशिक राज्य जो है का दर्जा दिया जाए, पूर्ण मतलब डोमिनेंस राज्य जो है वो दिया जाए, स्टेट दिया जाए। सेकंड, केंद्र और प्रांतों में जिम्मेदार सरकार की स्थापना की जाए। तीसरा, मंत्रिमंडल अपनी नीतियों और कार्यवाहियों के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, यह भी निश्चित किया जाए। चौथा, केंद्र सरकार के 2 सदन होने चाहिए, एक निम्न सदन और एक उच्च सदन, जैसे आज भी है लोकसभा निम्न सदन और उच्च सदन जो है वो राज्यसभा होता है। लेकिन आपको याद होगा 1919 अधिनियम के तहत जो है, जो निम्न सदन था उसकी जो आयु रखी गई थी वो लगभग 3 वर्ष रखी गई थी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि भारतवर्ष के लोगों को ज़्यादा जो है वो राजनीतिक अधिकार दिए लंबे समय तक, क्योंकि जितना लंबे दूरी तक वो रहेगा उसका अनुभव ज़्यादा होगा और अनुभवी व्यक्ति जो है वो अड़चन पैदा कर सकता है। तो 3 वर्ष रखे गए थे, लेकिन उन्होंने मांग करी 3 नहीं 5 वर्ष। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 21 साल के जितने भी पुरुष हैं और स्त्रियां हैं उनको जो मत देने का अधिकार होना चाहिए और उनके मत के आधार पर ही लोग जो है चुने जाने चाहिए। तो 5 वर्ष और 21 वर्ष, और 21 वर्ष लगभग जो 1980 ईस्वी के दशक तक जो चलता रहा, 47 में आज़ाद हो रहे। उसके पश्चात सबसे पहले जो अधिकार दिया गया वो था 21 साल के पुरुष और स्त्रियों को मत देने का अधिकार। फिर 5वां, उन्होंने जितने भी केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद अपने सभी कार्यों के लिए सामूहिक रूप से केंद्रीय संसद के प्रति जो उत्तरदायी होंगे। छठा, केंद्रीय तथा प्रांतों में शक्तियों का स्पष्ट तौर पे विभाजन, केंद्रीय और प्रांतों की जो शक्तियां हैं क्या क्या है और उनका स्पष्ट तौर पे विभाजन होना चाहिए ताकि आपस में लड़े ना, शक्ति का सही स्पष्ट विभाजन। फिर 7वां है
भारतीयों को 19 मौलिक अधिकार, देखिए आज की डेट में जो है वो 7 मौलिक अधिकार है एजुकेशन को मिलाकर, तो उस मांग की गई थी 19 मौलिक अधिकारों की। भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय, देखिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की मांग भी जो नेहरू कमेटी के द्वारा की गई, लेकिन इससे पहले क्या था, 1919 अधिनियम के तहत पर जो है वो सर्वोच्च न्यायालय कोई स्थापित नहीं था, लेकिन प्रिवी काउंसिल जो है वो स्थापित कर दी गई थी इंग्लैंड में। तो ये बहुत मुश्किल था भारतीयों के लिए इंग्लैंड में अपनी अपील करना। इन्होंने कहा नहीं, अंतिम जो अपील होनी चाहिए वो यही भारतवर्ष में होनी चाहिए, और कहाँ पे, सर्वोच्च न्यायालय में। तो इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय स्थापित होना चाहिए। और क्या कहा कि पृथक प्रतिनिधित्व को अनावश्यक तथा हानिकारक बताया, क्योंकि पृथक जो प्रतिनिधित्व था सर्वप्रथम कब दिया गया था, मुसलमानों को 1909 के अधिनियम के तहत जो है सबसे पहले दिया गया था मुसलमानों को। तो उन्होंने कहा ठीक है इसको स्वीकार्य, लेकिन इसके पश्चात 1919 में जो सिखों को या दूसरों को दिया गया वो स्वीकार्य नहीं होगा। ठीक है, ये थे मोटे तौर पर जो है नेहरू कमेटी ने जो कहा, जो पेश किया। अब क्या था, क्योंकि ये रिपोर्ट बहुत प्रतिवादी थी अंग्रेजों के लिए, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि इस तरह की मांग होगी, और वो देना भी नहीं चाहते थे, उसे उलझाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया गया। कांग्रेस के जो युवा दल के नेता थे, युवा दल, देखिए युवा दल, उसमें पंडित मोतीलाल नेहरू के बेटे थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये मुख्यतः थे उस समय। इन्होंने स्वीकार नहीं किया, किसको, नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया कि भाई ये हमें डोमिनेंट स्टेट नहीं चाहिए, हमें तो आज़ादी चाहिए, पूर्ण आज़ादी। तो देखिए युवा हमेशा जो है ज़्यादा चाहता है, युवा जो है वो, क्योंकि उसका ब्लड जो है वो गर्म होता है, वो और वो गर्म ही बात करता है। उन्होंने कहा हमें स्वीकार नहीं। देखिए बेटे ने बाप के द्वारा बनाई गई जो रिपोर्ट थी उसको अस्वीकार किया। तो पहले और किसने अस्वीकार किया, मोहम्मद अली जिन्ना, जो मोहम्मद अली जिन्ना का नाम यहाँ पर आ रहा है, जो मुसलमानों के नेता थे। उन्होंने कहा कि हमें भी मंजूर नहीं है, हमें मंजूर है 14 सूत्रीय कार्यक्रम, जो उन्होंने पेश किए महात्मा गांधी कह दे कि ये हमें चाहिए 14 सूत्रीय कार्यक्रम, लेकिन इसे कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया कि भाई ऐसा नहीं चलेगा। फिर सिख, जिनको जो 1919 में जो है अलग प्रतिनिधित्व दिया गया था, वो भी इस रिपोर्ट से नाखुश थे। तो इस प्रकार से जो नेहरू रिपोर्ट थी, जो मोतीलाल नेहरू द्वारा जो बनाई गई थी 9 सदस्यों कमेटी के अनुसार, उसे रिपोर्ट को 3 तरह से, अलग अलग तरह से जो है उसे नकार दिया गया। हालांकि बहुत सारी आलोचना हुई इस कमेटी रिपोर्ट की, लेकिन माना जाता है कि ये फिर भी उच्च कोटि की रिपोर्ट थी, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें जो है वो ऐसी थी जो आज भी भारतवर्ष में चलती हैं और वो मानी गई हैं स्वतंत्रता के बाद। इस रिपोर्ट को भारत के भावी संविधान के निर्माण में पहला महान कदम बताया जाता। भाई कोशिश तो की, कम से कम एक कार्य तो हुआ, अंग्रेजों के मैसेज तो गया कि नहीं ये कार्य कर रहे हैं, संविधान बनाने की दिशा में बढ़े हैं, शुरुआत तो की गई। ये अलग चीज़ है कि हम फेल होते हैं या पास होते हैं, तो ये प्रारंभ था। फिर आता है हमारे पास कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, दूसरा जो विषय है। ये जो अधिवेशन है उसकी डेट याद रखने वाली है, 21 दिसंबर 1929 ईस्वी को यह पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। किसमें, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूर्ण स्वराज्य। और इसको कहा गया, स्वराज्य का मतलब होता है कि पूर्ण स्वतंत्रता। ये भी उन्होंने क्लियर किया कि राजस्व, स्वराज्य का मतलब है पूर्ण स्वतंत्रता, तो पूरी आज़ादी हमें चाहिए। कब किया गया, 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को। फिर वर्तमान परिस्थिति में कांग्रेस का जो गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, जिसमें कांग्रेस को भी इनवाइट किया गया था, उन्होंने कहा हमें आपके गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेना है। ये भी जो है लाहौर अधिवेशन में डिसाइड किया गया। देखिए दो बातें होगी, एक तो पूर्ण स्वराज्य दर जिसका मतलब था पूर्ण स्वतंत्रता, और दूसरा कहा गया कि गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। जो कहाँ होना था, इंग्लैंड में होना था, वहां पर बुलाए गए थे अलग अलग प्रतिनिधित्व, अलग अलग जो राजनीतिक उस समय पार्टी थी उनके प्रतिनिधियों को। फिर नेहरू कमेटी की रिपोर्ट वापस ली जाती है, जो उन्होंने पेश करी थी। उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं, हमें भाई नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए पूर्ण आज़ादी। इसलिए जो निरर्थक रिपोर्ट है उसको हम वापस लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। और क्या कहा उन्होंने कि कांग्रेस ने अपने सदस्यों और राष्ट्रीय आंदोलन में लगे अन्य जो व्यक्ति थे उनसे अनुरोध किया कि अपना अब पूरा जो ध्यान है वो देश के लिए पूर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति पर लगाएं। अब हमें आज़ादी चाहिए, उसी के ऊपर जो है वो फोकस करें, ये हमारा आगे का कार्यक्रम रहेगा, ये उन्होंने कहा। और क्या कहा कि यह कांग्रेस का अधिवेशन जो है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जो है, जिसके सदस्य जो है वो गांधी जी थे, प्रमुख वरिष्ठ, उनको कहा गया कि आप जब मर्जी जो है उचित समय देकर सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो शुरू कर सकते हैं। इसकी हरी झंडी भी दी गई, किसमें, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट था कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस भी बनाया गया था। तो
26 जनवरी 1930, याद रखना ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 47 ईस्वी में, तो वो लगभग 50 तक, जब तक 26 जनवरी 1950 तक जब हमारा संविधान बन के लागू नहीं हुआ, तब तक जो है अंग्रेजों के बनाए कानून के अनुसार ही चलता रहा शासन। तो लेकिन संविधान हमारा 49 में बन के तैयार हो गया था, लेकिन हमने इंतजार किया कब? 26 जनवरी का। क्योंकि 26 जनवरी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो है वो मनाया गया था लाहौर में, और हर वर्ष उसके आगे मनाया गया। तो इसलिए 26 जनवरी का वेट जो किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है 26 जनवरी, याद रखने वाली बात। तो ये हुआ हमारे पास, और इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? हालांकि मानते हैं कि यह अधिवेशन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में एक नया मोड़ माना जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले युवा पीढ़ी, सुभाष चंद्र बोस और बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू, इनके नेतृत्व को माना गया, इनको दिया गया कि नेतृत्व, आप यंग है, आप अच्छी सोच है, आप इसको लेकर चलिए, उनकी बातों को माना गया। तभी तो पूर्ण स्वराज्य की बात, क्योंकि पूर्ण स्वराज्य की मांग जो मोतीलाल नेहरू ने नहीं की थी, उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस और जो युवा लोग थे उनको जो है वो स्वीकार किया गया। लाहौर अधिवेशन का ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा था स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना 26 जनवरी 1930, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट था निष्कर्ष के तौर पर। अब आता है तीसरा जो विषय है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए, अब महात्मा गांधी को कह दिया गया था 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में, क्या कहा गया था कि जब चाहे आप जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर सकते हैं। और इसलिए महात्मा गांधी, क्योंकि बातों को नहीं माना गया, इसलिए जो महात्मा गांधी 1930 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ किया। लेकिन इससे पहले क्या किया उन्होंने? वो चाहते थे कि, वो बड़े दूरदर्शी थे, इन्होंने क्या किया? सबसे पहले वायसराय उस समय थे लॉर्ड इरविन, उनको अपना एक 11 सूत्रीय कार्यक्रम जो पेश किया कि भाई हमारी ये 11 मांगे हैं, प्रमुखता मांगे, इनको आप स्वीकार कर ली। कब? 2 मार्च 1930 ईस्वी को आप इसको स्वीकार कीजिए। अगर आप स्वीकार करते हैं तो हम जो है आंदोलन नहीं करेंगे आपकी सरकार के खिलाफ। लेकिन लॉर्ड इरविन ने जो है इस बातों को मानने से, 11 सूत्री जो रखे गए थे उनको इनकार कर दिया। और इस तरह से परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि गांधी जी ने अब सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ कर दिया। असहयोग आंदोलन के बाद अब सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू कर दिया गया 1930 ईस्वी में। कैसे? अब इसका कार्यक्रम देख लेते हैं, आंदोलन का कार्यक्रम किस तरह से। देखिए, असहयोग आंदोलन में क्या था? बहुत सारी बातें जो यहाँ लिखी गई, शराब का विरोध करना या अपना शिक्षण संस्थान करना, ये सारी बातें, नौकरियों का त्याग करना, ये सारी बातें हमने पढ़ ली है। लेकिन एक नई चीज आती, वो थी नमक कानून का उल्लंघन। ये इंपॉर्टेंट है सविनय अवज्ञा आंदोलन में, जहां से प्रारंभ हुआ था इस आंदोलन का। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कार्यक्रम रखेंगे तो ऐसा ऐसा करेंगे हम। पहले तो नमक कानून, क्योंकि एक कानून के तहत जो है अंग्रेजों ने अब जो नमक, जिसके द्वारा लोग जो है नमक से भी रोटियां खाता था, एक गरीब आदमी नमक से जो है अपना कानून नमक बनाता था और उसको जब चाहे जो बनाकर उसका इस्तेमाल करता था। लेकिन अब अंग्रेजी सरकार ने नमक को बनाना भी जो है वो गैर कानून कर दिया था भारतीयों के लिए, और इस तरह से नमक को भी बेचा जाने लगा था, जो गरीबों के साथ जो बहुत ही बेइंसाफी थी। तो गांधी जी ने इसे रखा सबसे प्राथमिकता तौर पर, और बाकी वैसा ही था। क्या क्या कार्यक्रम थे कि शराब और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा स्त्रियों के द्वारा, ये भी हमने पढ़ लिया है। या शिक्षण संस्थान है उनका बहिष्कार किया जाएगा, नौकरियों का त्याग किया जाएगा, अदालतें जो है या वकील वहां अदालतों में नहीं जाएंगे, सारे जो है कार्यक्रम रखे गए। फिर आता है कि आंदोलन की प्रगति किस प्रकार से हुई। गांधी जी 12 मार्च 1930 ईस्वी को, दिन रखना याद, 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम गुजरात से उन्होंने 78 व्यक्तियों के द्वारा साथियों के साथ ये आंदोलन शुरू किया था। 380 किलोमीटर दूर चले ये, 380 किलोमीटर, और 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को कहाँ पहुंचे? दांडी। और दांडी कहाँ है? गुजरात का तटीय प्रदेश है, जहां पर समुद्र का किनारा था, वहां पर ये पहुंचे 24 दिन के पश्चात। याद रखना, पैदल यात्रा करी थी इन्होंने, 78 जो लोग थे इनके साथ। लेकिन जुड़ते गए लोग, और हजारों की संख्या में लोग जुड़ते गए, और हजारों की संख्या में दांडी पहुंचे थे लोग। 6 मार्च को अगले दिन सुबह जब ये उठे तो सबसे पहले इन्होंने सुबह की प्रार्थना करी, और उसके पास समुद्र के किनारे जाकर उन्होंने जो है नमक बनाया सबसे पहले, जो गैर कानूनी था, और फिर उसे हाथ में पकड़ के जो है वो इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो शुरू कर दिया गया। लेकिन अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ये खबर जो है पूरे भारत में फैल गई, और इस प्रकार से लोगों ने अब नमक कानून के साथ साथ जो अन्य कानून थे उनका भी उल्लंघन करना शुरू कर दिया गया था। क्योंकि इस आंदोलन का जो कार्यक्रम था तो वो था हर चीज का उल्लंघन करना। इसमें स्त्री, पुरुषों और नौजवान सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सरकारी व्यवहार कैसा रहा? जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता गया वैसे वैसे सरकार का जो व्यवहार था वो बदलता चला गया। कांग्रेस संगठन को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। जैसे
असहयोग आंदोलन में किया गया था। प्रेस पर जो है वो बाधा लगा दी गई, सेंसरशिप लगा दी गई। फिर आंदोलनकारी, लगभग 90,000 आंदोलनकारी को गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर अत्याचार किए गए, मारा गया, पीटा गया, उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया और गोलियां चलाई गई, लाठियां चलाई गई और उसमें लगभग 110 लोग जो है मृत्यु का शिकार भी हुए थे और 300 लोग जो घायल हुए थे। इस तरह सरकार का जो आंतरपूर्ण जो राज्य था वो शुरू हो गया था। किसके खिलाफ? आंदोलनकारियों के खिलाफ जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे। तो इस तरह से आज हमने इतना ही पढ़ा। इसके आगे का जो विषय रहेंगे, टॉपिक, वो आगे हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपने बड़े ध्यान से मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।